तो 11वीं क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है आप सबों बच्चों का। और फिर से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक पे। क्या हो चुका था, हिम नदी का अपरदन और निक्षेपण कार्य हो चुके थे और उससे निर्मित स्थाकृतियां भी हो चुकी थी। आज हम लोग बात करेंगे समुद्री तरंगों, लहरों अथवा धाराओं। वही है ना, समुद्री तरंग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सागरीय तरंगों एवं धाराओं अथवा लहरों के कार्य। तो आज इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सागरीय तरंग, ठीक है, सागरीय तरंग, लहर अथवा धारा है क्या। ठीक है, सागरीय तरंग किताब आप लोग सामने रखेंगे एनसीईआरटी वाला, उसमें देखेंगे एक सागरीय तरंग, धारा और लहरें आखिर है क्या चीज। ठीक है, वही है ना नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का। ठीक है, तो देखिए तटीय क्षेत्रों में ध्यान से समझिए। तटीय क्षेत्रों में, तट क्षेत्र कौन होते हैं, जो किसी भी देश के स्थल भाग जो सागरीय भाग से लगे हुए रहते हैं, तो दोनों के संक्रमणीय क्षेत्र को हम लोग तटीय क्षेत्र या सागर तटीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये सब हो चुका है ना। ठीक है ना, तो ये चीजों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वही हो गया तट। तो उस तट में समुद्र के जो लहर के द्वारा या धाराओं के द्वारा जो एक्टिविटीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, वो क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कि आखिर ये तटीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें होती हैं। तो लिखिए आप लोग, हेडिंग डाल दिए आप लोग, सागरीय तरंगों एवं धाराओं अथवा लहरों, ठीक है ना, के कार्य। इस तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। लिखिए सागरीय तरंग, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, आखिर है क्या चीज। परिभाषित किया जाए इसको, किसको, तो सागरीय तरंगों को। ठीक है, उसको दिखा देना बाबू, उसको दिखाना बगल में अच्छा से, ठीक है ना। ठीक, तो लिखिए इसमें सागरीय तरंगों, धाराओं, कॉमा दिए, सागरीय तरंगों, धाराओं अथवा लहरों से तात्पर्य, ठीक है, सागरीय तरंगों, लहरों अथवा धाराओं से तात्पर्य, धाराओं से तात्पर्य सागर एवं सागर अथवा महासागर, सागर अथवा महासागर, सागर में समुद्री जल के ऊपर उठने एवं नीचे बैठने, ऊपर उठने एवं नीचे गिरने से निर्मित गतिशील आकृति को गतिशील आकृति से है। तो ये हो गया आपका परिभाषा किसका, तो सागरीय तरंगों, लहरों और
धाराओं से। ठीक है, जैसे देखिए ये सागर है और सागर से जो तरंगे उठ रही हैं, बैठ रही हैं, तो ये क्या है? यही है आपके सागरीय लहर और सागरीय तरंगे। तो इसको एक प्रकार से ज्वार और भाटा भी बोला जाता है। ठीक है, ज्वार और भाटा भी बोला जाता है। तो ये आपके इधर जा रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गए? सागरीय तरंगे, लहरें या धाराएं, या धाराएं। इस फिगर को आप लोग बना लीजिए। और जो ये उठा, ये जो उठा ऊपर आकृति, ऊपर आप लोग टाइम पे आइए, ऊपर जो उठा आकृति, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ज्वार। इसको बोलते हैं ज्वार। और जो नीचे बैठा उस आकृति को बोलते हैं भाटा। ज्वार, भाटा। इसको बना लीजिए, लिख लिए होंगे तो। चलिए, तो परिभाषा आप लोग जान लिए। अब आगे देखते हैं, हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आप लोग। पैराग्राफ आप लोग चेंज करके लिखिए। तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में समुद्री तरंगों व धाराओं, तटीय क्षेत्रों में समुद्री तरंगों व धाराओं द्वारा, अपर्दन, कौमा, परिवहन, अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण कार्य किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री तरंगों व धाराओं द्वारा अपर्दन, कौमा, परिवहन और निक्षेपण कार्य किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, निक्षेपण किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, सागरीय तरंगे, सागरीय तरंगे, कौमा, धाराएं, सागरीय तरंगे, कौमा, धाराएं एवं लहरों द्वारा, एवं लहरों द्वारा, लहरों द्वारा तटीय एवं सागरीय भागों में, तटीय एवं सागरीय भागों में निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। तटीय एवं सागरीय भागों में निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। सागरीय तरंग एवं धाराओं, ठीक है ना, सागरीय तरंग एवं धाराओं एवं लहरों द्वारा तटीय एवं सागरीय भागों में निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। लिखिए, सागरीय, आप लोग इसको मत लिखिए, सागरीय लहरों, धाराओं एवं तरंगों के कार्य। वो कार्य कौन कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके कार्य हम लोग देख लेते हैं। तो इसके 3 कार्य हैं, आप लोग वो तीनों लिखिए। पहला में लिखिए, निम्नलिखित करवाए ना, तो पहला में लिखिए अपर्दन कार्य, अपर्दन कार्य, हाँ ठीक है, अपर्दन कार्य। नेक्स्ट होगा अपर्दन करने के बाद उसका परिवहन कार्य, ट्रांसपोर्टेशन वर्क, और लास्ट में उसको बहाते हुए गया, सक्षम नहीं हो गया तो उसको निक्षेपण कर दिया, तो निक्षेपण कार्य, निक्षेपण कार्य, निक्षेपण कार्य। ठीक है, तीनों लिख लिए। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आप लोग, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तटीय स्थलाकृतियों के निर्माण में, तटीय स्थलाकृतियों के निर्माण में, पैराग्राफ चेंज करके,
तटीय स्थलाकृतियों के निर्माण में, जल्दी जल्दी लिखिए, तटीय स्थलाकृतियों के निर्माण में, तटीय स्थलाकृतियों के निर्माण में उपरोक्त कार्यों, मतलब ये अपर्दन कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य। देखिए, उपरोक्त कार्यों के अलावे, उपरोक्त कार्यों के अलावे, ठीक है, उपरोक्त कार्यों के अलावे तटीय स्थल रूपों का, तटीय स्थल रूपों का, तटीय स्थल रूपों का कुछ अन्य कारकों पर निर्भर, तटीय स्थल, ऐसे लिखे, तटीय स्थलाकृतियां, ऐसे लिखे, तटीय स्थलाकृतियां, तटीय स्थलाकृतियां कुछ अन्य कारकों पर निर्भावित, कुछ अन्य कारकों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तटीय स्थलाकृतियों के निर्माण में उपरोक्त कार्यों के अलावे तटीय स्थलाकृतियां कुछ अन्य कारकों पर निर्भर होती हैं जो निम्नलिखित है। प्रभावित करने वाले कारक, स्थलाकृतियां कुछ अन्य कारकों पर निर्भर होती हैं, हाँ ठीक है, वो निम्नलिखित है, लिख लिया ना? ठीक है, तो लिखिए आप लोग, रोमन अक्षर का छोटा में दूसरा टाइप से आप नंबरिंग दीजिएगा। अब कौन कौन से करते हैं वो देख लेते हैं। पहला लिखिए स्थल व समुद्री तल की बनावट, स्थल व समुद्री तल की बनावट, स्थल व समुद्री तल की बनावट, तल की बनावट, यानी समुद्र तल से संबंधित जो स्थल है उसका बनावट कैसा है, और सागर का नितल है उसका बनावट कैसा है। ठीक है ना? दूसरा जो फैक्टर कार्य करता है स्थल रूपों के निर्माण में, वो लिखिए समुद्रोन्मुख, यहां देखिए समुद्रोन्मुख यानी समुद्र की ओर उन्मुख, समुद्रोन्मुख यानी समुद्र की ओर जाने वाली, समुद्रोन्मुख, उन्मग्न तट, समझाते हैं क्या होता है उन्मग्न तट, तथा, तुम लोग बात मत करो जी, क्लास से निकाल देंगे सीधे हम। उन्मग्न तट, समुद्रोन्मुख, उन्मग्न तट तथा जलमग्न तट, जलमग्न तट। कहने का तात्पर्य, ये तो समझ गए आप लोग, स्थल व समुद्री तट की बनावट। ठीक है, यानी समुद्र के तट से अंदर की ओर जो स्थल भाग है उसका बनावट कैसा है, उसमें कौन से संरचनाएं पाई जाती हैं, कौन से चट्टान से निर्मित है, या तो फिर सागरीय भाग जिधर की समुद्र है उसका नीचे भी तो तल है ना समुद्र का, उसकी बनावट कैसा है, बेसाल्ट चट्टान से है, ग्रेनाइट चट्टान से है, या फिर कोई भी चट्टान से है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसी बनावट है। ठीक है, दूसरा क्या है हो गया, तो समुद्रोन्मुख यानी समुद्र की ओर, सागर की ओर जो उन्मग्न तट है, सागर की ओर जो उठा हुआ सागर से ऊपर में तट है वो, साथ ही साथ जो जलमग्न तट है वो, जल के अंदर जो तट है वो। ठीक है, वो कैसी आकृति है वो डिपेंड करेगा कि ये कैसी कैसी हैं, उस प्रकार से ये अपर्दन कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण कार्य संपादित होंगे। क्लियर? तो इन दोनों पर डिपेंड करेगा वो। ये आपके एनसीईआरटी से मैं लिया हूं, हो सके ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि
सागरीय लहरों और धाराओं के जो कार्य हैं वो निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं? तो आपके ऑप्शन ये दोनों रहेंगे, समुद्रोन्मुख उन्मुख या जलमग्न तट, स्थल और समुद्री तल की बनावट, ये दोनों रहेगा। इसके अलावा तीसरा कोई देगा तो वो नहीं रहेगा। तो आप लोगों को चूंकि 11th में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे तो इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। हो गया, इसको लिख लिए? आगे आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपरोक्त कारकों से प्रभावित होकर उपरोक्त कारकों से प्रभावित होकर उपरोक्त कारकों से प्रभावित होकर समुद्री तरंग उपरोक्त कारकों से प्रभावित होकर समुद्री तरंग व धाराएं समुद्री तरंग व धाराएं निम्नलिखित प्रकार के कार्य करते हैं। समुद्री तरंग व धाराएं समुद्री तरंग व धाराएं निम्नलिखित प्रकार के कार्य करते हैं। कार्य, अब वो कौन कौन से कार्य हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ बाबू, निम्नलिखित प्रकार के कार्य करते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए और बात मत करिए, ऑटोमेटिकली आपके पास साउंड जाएगा, ठीक है? क्लास ऐसा शांत होना चाहिए कि एक पिन भी गिरे तो क्षण से आवाज करे तो आपकी आवाज, उसकी आवाज आनी चाहिए। उसको बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर पिन गिर गया तो उसकी आवाज आ जानी चाहिए। ऐसा साइलेंस होना चाहिए आपके क्लास में, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे। जो नहीं बनाते हैं, जो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, उसको फाइंड आउट करिए, क्योंकि वो आपके क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक ठीक है, तो समुद्री तरंग व धाराओं के कार्य। अब देखते हैं कि ये कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला लिखिए जल गति क्रिया। लिखिए जल गति क्रिया। पहला क्या हो गया? जल गति क्रिया। जल गति क्रिया या जल गति कार्य, कुछ भी लिख सकते हैं, जल गति क्रिया। दूसरा लिखिए घर्षण क्रिया। घर्षण क्रिया, ठीक है। तीसरा लिखिए सन्नी घर्षण क्रिया। सन्नी घर्षण क्रिया। सन्नी घर्षण क्रिया पीछे दिखाई दे रहा है, यहां तक दिखाई दे रहा होगा। अब इधर लिखते हैं सन्नी घर्षण क्रिया, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है घूलन क्रिया। घूलन या घोलन क्रिया, दोनों एक ही चीज है। घूलन क्रिया। और नेक्स्ट है जल दबाव क्रिया। आप लोग नंबरिंग देते जाइएगा। जल दबाव क्रिया। जल दबाव क्रिया। जल दबाव क्रिया, इसको लिख लीजिए। तो ये जो कार्य हैं, 5 कार्य, इन 5 कार्यों के द्वारा सागरीय लहर या धाराएं क्या करते हैं? अपर्दन कार्य करते हैं, परिवहन कार्य करते हैं और निक्षेपण कार्य करते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः अपर्दन और परिवहन का कार्य ज्यादा करते हैं, निक्षेपण में तो जाके डिपॉजिट करना होता है सिर्फ। तो उसमें इन कार्यों का सबसे बड़ा हाथ होता है, सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। चलिए, तो इसके नीचे आप लोग क्या करेंगे? इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए। जो अभी आप पूरा लिखे ना, तो यहां से यहां तक फ्लो चार्ट बना लीजिए आप, ताकि आपको समझने में चीजें आसानी होंगी। कैसे आसानी होंगी? मान लीजिए एग्जाम के दिन रहेगा आपको, ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ने का समय नहीं रहे, लंच हो गया, तो उस समय आपको एक पेज में ये काम करेगा। एक पेज में सिनॉप्सिस रहेगा, क्विक रिवीजन होगा इस फ्लो चार्ट से, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखे हैं, वो डिटेल उसका समरी है। जो अभी मैं आपको आंसर लिखाया हूं उसका ये समराइज पार्ट है, सिनॉप्सिस बोलते हैं इसको। तो इसको आप लोग कर लेंगे, फ्लो चार्ट है ये। तो देखते हैं हम लोग बारी बारी से
कि समुद्री तरंग और धाराओं के कार्य। तो सबसे पहले देखते हैं जलगति क्रिया। आखिर जलगति क्रिया क्या है? हाइड्रोलिक एक्टिविटीज। तो समुद्री जल का जो गति होता है, समुद्री जल जो गति करता है, वो गति कर रहा है और इधर तट है, तो उस तट में किस प्रकार का वो फोर्स डालता है। समझ रहे हो बात को? उस गति से क्या होगा कि मान लीजिए ये वाला पार्ट है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय तटीय स्थलाकृति का ही, सपोज दैट भारत के पश्चिमी तटीय भाग का हम लोग बात करते हैं, कर रहे हैं, तो ये तट वाला भाग हो गया, पश्चिमी तटीय भाग। अब यहां पे जो है अरब सागर है ना, अरब सागर है, और इधर मुंबई है, यहाँ पे मुंबई है। तो ये लहरें जो जा रही हैं ज्वार और भाटा के रूप में, तरंग के रूप में, तो ये जाके टकराएंगी ना तट से। तो यहाँ की जैसा नेचर होगा, स्थल का जैसा नेचर होगा, हमने बात किया था कि संरचना जैसी होगी, तो उन संरचनाओं पर जल गति क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब जल जितना गति से जाकर टकराएगा चट्टानों से, तो टकराने के बाद वो क्या करेगा, उसको तोड़ेगा, बार बार जाके टकराएगा, टूटेगा, फूटेगा, और वो टूटने फूटने से, लगातार होने से, जब वो क्या हो गया, एक अलग आकृति का रूप ले लेगा, ये तटीय भाग अलग आकृति का रूप ऐसे ले लेगा, तब इसी को हम लोग बोलेंगे स्थलाकृति। समझ रहे बात को? तो ये कैसे हुआ? जल गति क्रिया के द्वारा, जल गति क्रिया के द्वारा अपर्दन कार्य। क्लियर? तो ये हो गया जल गति क्रिया से तात्पर्य समुद्री लहरों अथवा धाराओं के समुद्री जल के गति के परिणाम स्वरूप तटीय भाग के चट्टानों के टूट फूट होने की क्रिया से है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। ठीक, दूसरा हम लोग देखते हैं घर्षण क्रिया। ये घर्षण क्रिया क्या है? ठीक है, तो जब ये स्थल भाग को तोड़ दिया, चट्टान को तोड़ दिया, और चट्टान को तोड़ने के बाद उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, तो जब वो बहते जाते हैं और तटीय क्षेत्र को रगड़ते हैं, वो तल को या सागरीय तल को भी रगड़ते हैं, या तो फिर तल, स्थलीय तल को जो तट भाग से जुड़ा हुआ, उसको अगर रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे, उससे जो स्थलाकृति बनेगी, तो उसको बोलेंगे हम लोग घर्षण क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ठीक, तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है सन्नी घर्षण। आप लोग जान रहे हैं कि जब ये तोड़ फोड़ के वापस लेते चला गया, फिर सागरीय लहरों के साथ जो कंकड़ पत्थर है वो आपस में ही टूटने लगे, टुकड़ा, जल समुद्र तरंग जा रहा है, उसमें कंकड़ पत्थर भी रहते हैं ना छोटे छोटे, अगर टकरा टकरा कर आपस में टूटते हैं, तब उसे हम लोग बोलते हैं सागरीय तरंग द्वारा सन्नी घर्षण की क्रिया होना। अगला है घुलन क्रिया। तो कोई ऐसे समुद्री भाग, जैसे मैं बात किया था आपको एडिट्रियसन, वहां पे यूनान के पास, जहां पे चूना पत्थर जहां पाए जाते हैं, तो वैसे सागरीय तटीय भाग जो तट मान लो चूना से निर्मित हो, चूना पत्थर से निर्मित हो, और वहां पे जब सागरीय लहरें जाएंगी तो क्या करेंगे, टकराएंगे नहीं, बल्कि सागरीय जो जल है नमक से रहते हैं, उसमें नमक रहता है, लवणता रहती है, तो वो जाके चूना के साथ अभिक्रिया करेगा, उसको घोलने लगेगा, और तोड़ेगा नहीं, घोल घोल के उसको अपर्दन करेगा। तो हो गया घोलीकरण, घुलन क्रिया या घोलीकरण क्रिया। नेक्स्ट है आपका जल दबाव क्रिया। जल दबाव मतलब वाटर का, समुद्री जल का जो प्रेशर होता है, मान लीजिए ये गया और जाने के साथ यहाँ पे इस तट को छिद्र कर दिया, किससे? तो अपने प्रेशर के वजह से, तो उसे हम लोग बोलते हैं जल दबाव क्रिया। तो ये सारी क्रियाएं हो गई। कल के कक्षा में हम लोग जानेंगे कि हिम नदी के सागरीय तरंगों, धाराओं एवं लहरों के अपर्दन कार्य से निर्मित स्थलाकृतियां। आज तक हम लोग ये सारे जान लिए। क्या क्या जाने? तो सबसे पहले हम लोग जाने सागरीय तरंग या धाराएं होती क्या हैं, उसको परिभाषा किए हम लोग। फिर जाने कि सागरीय तरंगें और धाराएं कौन कौन से कार्य करते हैं, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अब ये अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण जो कार्य करते हैं, किन कारकों से प्रभावित होते हैं, उन कारकों को हम लोग देखें, और उन कारकों से प्रभावित होकर कौन सी क्रिया संपन्न होती है, उन क्रियाओं को हम लोग देख लेंगे। क्लियर?
ठीक है, हमको आशा करते हैं कि आप लोग को सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको पढ़ के आइए, कल हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।